ये कितने लोगों ने प्रेसिडेंस पढ़ ली है? हाथ खड़ा करें। वेरिएबल प्रेसिडेंस कितने लोगों ने पढ़ ली है? 4-5 लोग हैं। पढ़ी है क्योंकि कल रात को ही मैंने ये ऐड किया है नोटबुक के अंदर। अच्छा, पाइथन मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल होती है फाइल, सही है, जो आप डॉट पाई से सेव करते हैं। अभी तक तो हमने यहाँ नहीं सेव करा, लेकिन आप तमाम के तमाम प्रोजेक्ट जो है वीएस कोड में बना रहे हैं, तो आप लोग सेव कर रहे हैं। उसको हम क्या कहते हैं? मॉड्यूल कहते हैं। उस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? हमारे पास फंक्शन होते हैं, क्लासेस होती हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। उसको हम कॉल कर लेते हैं। कॉल किस तरह करते हैं? इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने का तरीका क्या है? इंपोर्ट लिखा, मॉड्यूल नेम। अगर हमको कोई स्पेसिफिक चीज इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए क्या सिंटैक्स लिखते हैं? फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट दिस। यहां तक बात क्लियर? तो ये पूरा इसका लुबे लुभाव है लेसन नंबर 8 का। अब हम इसकी डिटेल के अंदर जाके देखेंगे कि डिटेल में इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। इसकी एक एग्जांपल हमारे पास। अच्छा, पहले इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ये सिंपल सा है। इनको मैंने मैसेज करके रिप्लाई नहीं, मैंने ताली ताली डाल दिया। हमने मैथ क्लास को इंपोर्ट करा, मैथ के मॉड्यूल को, और उसमें से स्क्वायर रूट हमने प्रिंट करवाया। स्क्वायर रूट की वैल्यू दी 25, तो उसने हमें 5 दे दिया। यहाँ तक बात क्लियर कि किस तरह हम चीज इंपोर्ट करवा रहे हैं। ये तो बिल्ट इन था। कस्टम में हम क्या करेंगे? जो अब तक आप असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं वो सब कस्टम ही है। कस्टम क्या होता है? जो आप लिखते हैं। थर्ड पार्टी क्या चीज होती है? जो आप ही लिखते हैं या दूसरा कोई और बंदा लिखता है। आप जो लिखेंगे वो आप थर्ड पार्टी किसी और के लिए होंगे, आप किसी और का यूज करेंगे तो वो आपके लिए थर्ड पार्टी हो जाएगी। यहां तक बात क्लियर? मैं वीएस कोड खोल के चला के दिखाऊं? जो चीज देखे समझ में आ रही है ना, उसमें फौरन से आगे बढ़े, वरना मेरे लिए बड़ा आसान काम है कि मैं आपको 3 घंटे की क्लास में कम डेटा दूं और बाकी का डेटा मैं अगले क्लासों के लिए रख लूं, तो आप भी तारीफें करते रहे कि माशाल्लाह रे कितना आता है। तो मुझे वो माशाल्लाह ना आपसे सुनना है ना मुझे उसका शौक है। मुझे सिर्फ ये है कि आप जल्द से जल्द खत्म करके इस लेवल पे आ जाए जिस लेवल पे मैं पहुंचा था, और मुझसे और आगे निकले। तो आप 25 साल के बाद ना पहुंचे जिस लेवल पे मैं पहुंचा हूं। मैं चाहता हूं आप 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में इतनी मेहनत करें कि इस लेवल पे आए, या फिर इससे आगे निकले ना, मुझसे आगे निकले। टीचर का काम है अपने स्टूडेंट को यू करके देखना ऊपर की तरफ जाता, ना कि इन्हें नीचे की तरफ देखना। नीचे की तरफ तो ये फिर होने, ठीक है ना? तो मेरी ये आदत नहीं है इस तरह की। तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे निकले, क्योंकि चीजें बनाई ही इसीलिए गई है ताकि यहाँ पर टाइपिंग करने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, ये माई मॉड्यूल तो यहाँ पर है नहीं, इसमें इसको मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने माई मॉड्यूल तो VS कोड में बनाना है ना। तो हम आगे बढ़े यहाँ से। कोलैब पे ना मैं आपको फाइलें बनाना और ये सब बनाना सिखाऊंगा इसमें, लेकिन कोलैब पे हम कोई प्रोफेशनल कोडिंग तो करने जाएंगे नहीं। इसमें डेटा एनालिसिस होती है और ये बहुत जबरदस्त चीज है कोलैब, टीचिंग के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से। लेकिन जो एक्चुअल कोडिंग होगी वो आपकी कोडिंग कहाँ होगी? आईडी, VS कोड के ऊपर, कर्सर के ऊपर, या जो भी अच्छी सी आईडी होगी हमारे पास उस वक्त की, हम आईडी के ऊपर काम करेंगे। आईडी किस चीज को कहते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अच्छा, अब हमने ये देख लिया, अब हम एक थर्ड पार्टी या कोई दूसरी चीज इंस्टॉल करके देखते हैं कि ये किस तरह होती है। तो पिप इंस्टॉल करते हैं। पिप का मतलब क्या होता है? पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज, सही है। ये हमको उसकी वेबसाइट से भी मिल जाएगा। आप बाकी आप जो VS कोड के ऊपर भी ये वाला कोड लिखेंगे तो चलेगा पिप से, सही है। पिप की एक कमांड होती है जो इंस्टॉल करके देती है आपको उसके पैकेजेस। तो हमने रिक्वेस्ट का एक पैकेज इंस्टॉल किया, और रिक्वेस्ट के पैकेज में क्या काम है? ये HTTP रिक्वेस्ट करेगा एक example.com को और हमें बता देगा। इसमें वो VS कोड पे हम नहीं लगाते, कई बार हम परसेंटेज साइन लगाते हैं, VS कोड में हम नहीं लगाते। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको देखना होगा। हाँ, वो यूवी का अगर आप पहले तो यूवी तो फिर से करनी पड़ेगी ना, वो भी तो करनी पड़ेगी ना। आगे चल के हम यूवी करेंगे और इसी पाइथन के अंदर करेंगे जब हम
जेनेरिक्स कर रहे होंगे ना, क्योंकि जेनेरिक्स इसके ऊपर चल नहीं रही है, कोलैब के ऊपर। कोलैब की जो बाय डिफॉल्ट पाइथन है वो है 3.11.11, और उसको मैंने पाइथन को मैंने अपडेट भी करा। ये आपने अगर वो कोलैब खोली है ना मेरी जेनेरिक्स वाली, जिसमें पूरे के पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं, और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है कोलैब के बाद। फिर हम मूव कर रहे हैं कहाँ पर, VS कोड के ऊपर, और VS कोड के ऊपर हम यूवी के जरिए सारा काम करेंगे। तो जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे, लेसन पे पहुंचेंगे, तो हम सब देखेंगे। ये बात क्लियर? ठीक है, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि टाइम पे आ जाया करें आप, ठीक है। ये देखें, हमने थर्ड पार्टी ये पैकेज इंस्टॉल करा और उसको चला लिया। यहाँ तक बात क्लियर? आपको ये HTTPS के कोड और ये सब चीजें तो पता होंगी ना, कि 500 क्या होता है, 200 क्या होता है, वैसे चीजें। आगे बढ़े, कोई प्रॉब्लम इसमें? अच्छा, बेसिक तो हमारा मॉड्यूल क्या है, हाउ इंपोर्ट अ मॉड्यूल, हाउ टू इंपोर्ट अ मॉड्यूल, ये हमने देख लिया। ऊपर की उसमें net.py हमने कॉल करा। पाई इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, 3.14 होती है। तो इसने हमें पूरा फ्लोटिंग पॉइंट उसका दे दिया, एक लंबी सी वैल्यू है हमारे पास। इसी तरह हम इसको एलियस के साथ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जब हमारे पास मॉड्यूल लंबा हो, ठीक है, तो हम इसको छोटा नाम दे देते हैं, लिख के, जैसा हमारे घरों में दिया जाता है। तो हमने नमपाई को क्या कर दिया, सिर्फ NP कर दिया। तो उसका स्टेटमेंट किस तरह हम लिखेंगे, सिंटेक्स क्या होगा, इंपोर्ट नमपाई एस NP। यही चीज हमारे आयो जब पढ़ेंगे, आयो के अंदर भी आएगी। फाइल ओपन फाइल रिकॉर्डिंग हो रही है, हम फाइल का नाम दे देंगे जो भी हमें देना हो। तो उससे फायदा ये होता है कि आप जब भी ये कॉल करेंगे, तो ये अरे का मेथड आपको बता रहा हूँ कि ये NP से आ रहा है, और NP के नमपाई, ये रीडेबिलिटी आपकी बढ़ाती है। क्योंकि आप जो काम करेंगे, आपका कोड कोई और पढ़ेगा, कोई और काम करेगा, उसका कोड आप पढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं ABC लिख दूं, तो किसी को समझ में नहीं आएगा ABC.array क्या चीज है। सही है, रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट, कोड लिखने से ज्यादा रीडेबल होना उसका इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके कोड में एरर भी आ रहा हो ना, लेकिन रीडेबल तो सबसे पहले हो। प्री रिक्विजिट है कि कंप्यूटर के समझने से पहले इंसान के समझ में कोड आना चाहिए। बात क्लियर? नाम ऐसे मैंने आपको देखे पहली क्लास में बोला था कि वेरिएबल नेम सोचने में अगर 2-4 मिनट भी लग जाए ना, तो उस पर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। वेरिएबल नेम सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। बात क्लियर? सबकी पीछे सबको आ रहा है समझ में? अच्छा, अभी यहाँ पर हमने मल्टीपल चीजें इंपोर्ट करी। मैथ के मॉड्यूल से हमने क्या इंपोर्ट कर लिया, स्क्वायर रूट और पाई। तो वो किस तरह हम इंपोर्ट कर लेते हैं, कॉमा सेपरेटर, कॉमा लगा लगा के हम 4-5 चीजें इंपोर्ट कर लेंगे। इसमें हमारे पास एक चीज होती है वाइल्ड कार्ड, वो आगे चल के पढ़ेंगे। वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा नमपाई के अंदर भी पाई की वैल्यू है, पाई का एक कांस्टेंट है नमपाई के पैकेज में, और मैथ के पैकेज के अंदर भी पाई का कांस्टेंट है हमारे पास। जब हम अपना कोड स्टैटिक के जरिए कर लेंगे, वाइल्ड कार्ड के जरिए, तो हम जहां पर पाई इस्तेमाल हो रहा होगा, हमें पता ही नहीं लगेगा कि पाई ये कहां से आ रहा है, नमपाई से आ रहा है कि मैथ से आ रहा है। ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है ना, जहां पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, कहीं से भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब दो वेरिएबल नेम सेम हो जाए और दोनों पैकेज के अंदर हो, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, और ये कोड चला देगा पाइथन, इसको कोड को चला देगा। क्यों चलाएगा, क्योंकि वो ओवरराइट कर लेगा। जो आखिर में इनपुट स्टेटमेंट आई होगी ना, उसको ओवरराइट कर लेगा, पुरानी वाली को ओवरराइट कर लेगा। कौन सी, आखिरी इनपुट स्टेटमेंट। अब नहीं मालूम चलेगा आपको कि कौन सा पैकेज का चल रहा है। बात क्लियर? इसीलिए हम क्या करते हैं, वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल नहीं करते, और उसको एलियास देके नाम देते हैं, ताकि पैकेज नेम डॉट करके हम उसको इस्तेमाल करें। बात क्लियर? अच्छा, यहाँ पर हमने पैकेज इंपोर्ट करवाए थे अलग अलग। अब हम हर पैकेज को उसका नाम, शॉर्ट नेम भी दे रहे हैं, एलियस, स्क्वायर रूट एस एस ISP, और हमने इसको चला के भी देख लिया। ठीक है, बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम मॉड्यूल, इंपोर्ट स्टैटिक नॉट रिकमेंडेड फॉर लार्ज मॉड्यूल। इवन के छोटा मॉड्यूल भी हो, इवन के आप अपना असाइनमेंट भी कर रहे हो, तो आप ये काम नहीं करोगे। प्रोग्रामर का काम ही पेन लेना है। ये प्रोग्रामिंग का जो काम है ना, इसका मतलब है कि सारी तकलीफें आपको सहनी है। क्योंकि अगर आपने अच्छा प्रोग्राम लिखा, जैसा हम कुवैत में काम कर रहे थे, तो अगर हमने अच्छा प्रोग्राम लिखा, तो कुवैत के अंदर जो पॉपुलेशन है 4-4.5 मिलियन की, वो 4.5 मिलियन के पास गाड़ियां हैं।
और हमारा मुखालफा सिस्टम है। अगर हमारी छोटी सी गलती भी होगी तो वो 45 लाख लोग उससे इफेक्ट होंगे। अगर हमारा प्रोग्राम 1 मिनट स्लो चल रहा है और रोजाना मुखालफा पे करने के लिए 10,000 लोग आ रहे हैं, तो 10,000 मिनट हमारा हम लोग एक नेशन काम जाया करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपका काम ही ये है कि आप अच्छा कोड लिखें, उसको 50 दफा सोचें कि मैं इसको और एफिशिएंट किस तरह बना सकता हूँ। ठीक है, उसकी मैं एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा अगर यहाँ टाइम हुआ तो, नहीं तो अगली क्लास में, कि अच्छा काम कहते किसे है। अच्छा, ये हमने वाइल्ड कार्ड से इंपोर्ट कर लिया, ये चलता इस तरीके से है, लेकिन अभी हमने काम ये वाला नहीं करना। इससे एक और भी चीज होती है कि हमारा बाइट कोड जो होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। पॉल्यूटेड क्या होता है कि ये मैथ, जब हमने स्टैटिक वाइल्ड कार्ड लगाया ना, तो वाइल्ड कार्ड से इसने सारे के सारे नेम स्पेसेस मैथ के उठा के हमारे बाइट कोड के अंदर लिखना शुरू कर दिए, तो हमारा वो पॉल्यूटेड हो गया। काम तो सब चलता है, ठीक है, लेकिन एक W11 भी चलती है और एक हीनो भी चलती है, तो फर्क है ना दोनों में। काम तो सभी हो जाएंगे, एक तो कावासाकी भी चलती है, एक होंडा 70 भी चलती है। तो काम कौन सा करना है हमें? कावासाकी में अच्छा काम करना है, या वो सुजुकी की है ना हायाबुसा, तो काम वो वाला करना है, होंडा 70 वाला नहीं करना है। चलती तो वो भी है, लेकिन काम कौन सा करना है? अच्छा काम करना है। अच्छा, यहाँ पर इसमें देखें हमने बता दिया कि इंपोर्ट स्टैटिक से क्या हो रहा है। एक तो इसमें लेजी लेजी लोडिंग नहीं हो रही है, मेमोरी स्पेसेस घेर रहा है आगे हमारा। जब हम स्टैटिक लगा देंगे ना अपने प्रोग्राम में और हमारा प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड होगा, तो ये नेम स्पेसेस की वजह से मैथ के ये हमारा मेमोरी भी घेर लेगा, खामाखाई की यूटिलाइज कर लेगा। और जब हम सिर्फ इंपोर्ट मैथ लिखते हैं तो वो मैथ का ऑब्जेक्ट हमें दे देता है, हमारा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाकी की चीजें नहीं आएंगी। बाकी की चीजें जैसे जैसे हम कॉल करेंगे वैसे वैसे वो आती रहेंगी। इसको क्या कहते हैं? जब कॉल करने पे जो चीज आती है उसको क्या कहते हैं? लेजी लोडिंग। ठीक है जी, जोर से बोले। अगर आप वहाँ स्टैटिक यूज करेंगे, आपके दो मॉड्यूल है, दोनों मॉड्यूल के अंदर सेम नाम के हैं, तो जो आखिरी इंपोर्ट स्टेटमेंट होगी ना वो ओवरराइट कर लेगी पहले वाली। उसकी एग्जांपल हम आगे पढ़ेंगे। सही है, बात क्लियर? तो कोई मसला नहीं है, चल जाएगा ना। मैं वही कह रहा हूँ चल जाएगा, लेकिन ये वाला काम किस तरह होगा? नहीं, और आप जब स्टैटिक लगाएंगे तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि आप अंदर आके क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जिस तरीके से एक एग्जांपल ये है ना, ये सिन SIN, इसको जरा गौर से देखिए, ये आपका जवाब है इसका। ये SIN सिन जो है ये मेरा अपना लिखा हुआ मॉड्यूल है, यानी कि मेरा अपना लिखा हुआ मेथड है इस क्लास का, या ये मैथ से आ रहा है? नहीं, यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है ना। कोई ह्यूमन ये तो नहीं बता सकता ना, अनटिल अनलेस कि वो पूरा का पूरा मेरा मॉड्यूल पढ़े, लेकिन देख के नहीं बता सकता ये कि ये कहाँ से आया है। रीडेबिलिटी का इशू आ गया, तो यही सब मसले आते हैं, इसलिए हम स्टैटिक इस्तेमाल नहीं करते। बात क्लियर? कोई इशू इसके अंदर? आगे जी। लेजी लोडिंग अच्छी प्रैक्टिस है ना, मेमोरी उस वक्त ऑक्यूपाई हो जिस वक्त की हम जरूरत। जिस वक्त मुझे पानी पीने की जरूरत उस वक्त मुझे ये लेजी लोडिंग है, ऊँट की तरह दंगना पड़े। बात क्लियर? अच्छा, ये देखें, जब हम स्टेरिक करके काम करते हैं तो क्या क्या काम होते हैं। इंपोर्ट मॉड्यूल बाइट कोड, जब हम इंपोर्ट करते हैं मॉड्यूल को तो वो मिनिमल होता है बाइट कोड के ऊपर उसका इफेक्ट। रीडेबिलिटी इसकी ज्यादा क्लियर होती है और परफॉर्मेंस में वो फास्ट होता है। जब हम इंपोर्ट मॉड्यूल करते हैं इंपोर्ट स्टेरिक करके तो वो बाइट कोड पे इम्पैक्ट करता है, कंफ्यूजिंग होता है, स्लोवर होता है। और जब हम स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर चले जाते हैं या स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के ऊपर चले जाते हैं तो वो लीन और क्लियर होता है। लीन का मतलब पक्का एकदम
कम स्पेस घेरने वाला, क्लियर होता है और एफिशिएंट। आप क्लियर? क्या रिकॉर्डिंग हो रही है? हेलो। आगे बढ़े हम। अब देखें जैसे यहाँ पर है ना ये पाए, तो नहीं बैठा क्या वो? ये पाई जो है मैथ के अंदर भी है और नम पाई के अंदर भी है। ठीक है, आप उसको जाके जरा एक्सप्लोर करिएगा घर पे, डॉक्यूमेंटेशन जाके देखिएगा कि मैथ के अंदर भी आपको डॉट पाई मिलेगा, पाई की वैल्यू मिलेगी और नम पाई के अंदर मिलेगी। लेकिन इस वक्त मैं बता नहीं सकता कि ये पाई की वैल्यू कहाँ से आ रही है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट तब आएंगे जब आप डीबग करने में। अभी तो आप धड़ाधड़ कोड लिखोगे, पता आ जाएगा यहाँ से जनरेट कराया वहां से लगाया। 6 महीने के बाद कोई एक बड़ा एरर आएगा, और आएगा क्या मतलब आता ही है। ये पार्ट है, ये बिजनेस का पार्ट है। जब आप बीट करने बैठोगे ना आप फंसोगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से कोडिंग करी थी है उसमें आप फंसोगे, तो रीडेबल होना चाहिए। सही है, बात क्लियर? ये मैथ वाला नहीं है ना। मैंने अभी आपसे क्या कहा, गौर नहीं कर रहे आप लोग यार। मैंने आपसे कहा ओवरराइड करता है। ओवरराइड कौन करता है? आखिरी इंपोर्ट स्टेटमेंट। आखिरी इंपोर्ट स्टेटमेंट किसकी है? नंपाई की। अब ये नंपाई का चल, सही है। मैं भी आ गया है। अब घर जाके काम क्या है आपका, आप अपने 2 मॉड्यूल बनाए, सही है। उसके अंदर सेम आप फंक्शन रखें या सेम एट्रीब्यूट रखें, उसको तीसरे मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करवाएं सेम को, और फिर उसको प्रिंट करवा के देखें। सही है, खुद भी घर में जाके इसको खेल के देखें। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अच्छा, ये देखिए सारी की सारी हाउ पाइथन रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। जब इस तरह के इंपोर्ट हो रहा है, मैथ से भी इंपोर्ट हो रहा है, पाई और नंबर से भी हो रहा है जी। Many of आयत से कई फायदा ये होता है कि जब हमारे पास कोई जो भी लेगेसी कोड आ रहा है जिसको किसी तरीके से चला लेना है, जहाँ खुद मजबूर है कहाँ इसको ना है, हमको उसकी डॉक्यूमेंटेशन की भी मालूम है कि इस तरह क्या क्या आ रहा है सेक्शन में, इस तरह की चीजें। लेकिन ये बहुत कम होता है। शामिर, आपको जो भी चीज मिलेगी, आपको जो भी इंटरफेस मिलेंगे उसकी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। ठीक है, ऐसा बहुत ही कहना है। लेकिन आपके पास देखिए टूल आपको साथ पता होना चाहिए। हम जो है यहाँ पर एक मिस्त्री की तरह है ना, आईटी की इंडस्ट्री में मिस्त्री है। हमें टूल्स तो पता हो कि ये टूल्स काम क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर क्या काम करता है, दूसरे रेंच क्या काम करती है, तो ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए। अच्छा, ये देखें, अरे मैथ इंपोर्ट स्टेरिक डंप ऑल द मैथ नेम पाई सिंग स्क्वायर इनटू ग्लोबल नेम स्पेस। जब हमने स्टेरिक करा तो वो क्या करा, उसने सारा ग्लोबल नेम स्पेस में लाके डाल दिया। तो ग्लोबल नेम स्पेस में आने से क्या हुआ, मेमोरी ऑक्यूपाई हो गई। फ्रॉम numpy इंपोर्ट इससे भी यही काम करा कि नेम्स इनटू सेम नेम स्पेस ओवरराइडिंग एनी डुप्लीकेट। सैटरडे 7 to 7 जी, यहाँ क्या कह रहा है numpy के ऊपर, dump all of numpy names into the same namespace overwriting any duplicates। तो numpy के अंदर इसके अपने भी मेथड है, लेकिन उसके अंदर अपने मेथड और अपने एट्रीब्यूट है। लेकिन numpy में एक एट्रीब्यूट है पाई की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू ओवरराइड करेगी जिसको मैथ डॉट पाई है। बात क्लियर? आगे बढ़े। और बन गया रेडी ना, कैसे किया? अब हम इसको क्या करेंगे, मेमोरी स्पेसेस भी मैंने चेक किए इसके अंदर, ये यहाँ पर नहीं करे तो मैंने आगे करा है। आप इसको और भी कंफर्म कर ले, इस लगा ले इस एट्रीब्यूट को, इसका कीवर्ड, उसके मेमोरी स्पेसेस भी चेक कर ले। सही है कि दोनों अलग अलग होने चाहिए, numpy का पाई अलग होना चाहिए और मैथ का अलग होना चाहिए। आगे बढ़े यहाँ से। अंडरस्टैंडिंग फंक्शनिंग पाइथन। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मॉड्यूल ऑफ प्रोड्यूसिंग कोड रीयूजेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन नेम स्पेस मैनेजमेंट फास्टर डेवलपमेंट। यहाँ तक बात क्लियर है? ये मॉड्यूल बनाते क्यों है? ताकि किसी चीज को हम ऑर्गेनाइज कर सके, दूसरे को दे सके, दूसरा को इंपोर्ट कर सके, और बहुत सारे हमारे पास मॉड्यूल हो जाएंगे तो फिर उसको हम पैकेज बना देंगे। अंडरस्टैंडिंग फंक्शनिंग पाइथन। हम फंक्शन किस तरह बनाते हैं, डेफ के कीवर्ड से। हम फंक्शन किस तरह बनाएंगे, प्रोग्रामर किस तरह फंक्शन बनाएगा,
सबसे पहले क्या लिखेगा, डेफ का कीवर्ड लिखेगा, डेफ के कीवर्ड के बाद फंक्शन का नेम, फंक्शन के नेम लिखनी। कन्वेंशन क्या है, ये हमने दूसरे लेसन में पढ़ी थी, वेरिएबल दूसरे या तीसरे लेसन में पढ़ी थी। वेरिएबल की कन्वेंशन क्या होती है, ये वाली, हाँ, स्नैक केस, सही है ना, कि इसमें हर चीज स्मॉल होगी और दो वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर आएगा। और क्लास की क्या थी कन्वेंशन, कैपिटल को बोलते क्या थे, हाँ, याद करें, नहीं कैमिल तो होता है पहला छोटा उसके बाद दूसरा वाला बड़ा, याद करें याद करें, मैं भी भूल गया हूँ। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तो याद आती रहती है ना चीजें। अब घर जाके जरा इसको देख लीजिएगा कि लेसन नंबर 3 के अंदर वेरिएबल कीवर्ड्स ऑपरेटर्स के अंदर दिया हुआ है कि कौन कौन से केस के नाम होते हैं। देखा मैं पास्कल ही है कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो। अच्छा देखिए, ये माई फंक्शन हम इस तरह डिफाइन करते हैं और हम कॉलन लगाते हैं। अच्छा मैं ये गौर कर रहा था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो जावा का है, कॉलन कहाँ लगता है, हाँ, नहीं ये बात ना करें जहाँ कर्ली ब्रैकेट मुस्लिम लैंग्वेज पे लगता था। मुझे एक ऐसी चीज बताएं जो इसकी डेफिनेशन है। ब्लॉक, वेरी गुड। जहां पर किसी चीज का ब्लॉक आएगा वहां पर क्या लगेगा, कॉलन होगा, चाहे वो इफ हो, ट्राई कैच हो, या ट्राई एक्सपेक्ट टू, और वाइल हो, फॉर हो। जहां पर कोड ब्लॉक आएगा पाइथन में वहां क्या लगता है, कॉलन लगता है। और कॉलन लगाने के बाद जब नेक्स्ट लाइन हम करते आते तो वहां क्या करते, इंडेंट देते हैं, सही है, 4 स्पेसेस देते हैं या एक टैब स्पेस देते हैं। यहां तक बात क्लियर। तो ये हमने एक फंक्शन की डेफिनेशन लिखी और फंक्शन लिखा और फंक्शन को कॉल किस तरह करा, उसका नेम और पैरेंथेसिस के साथ। बात क्लियर, आगे बढ़े। अच्छा, a global function in Python is a function that defined in main body of a module rather than inside another function or a class. This means that the function is available throughout the module, and if the module is imported into another file, the function can be accessed from there as well. हम ये जो हमने फंक्शन लिखा था ये क्या था, ग्लोबल था, ये किसी क्लास के अंदर नहीं था और किसी फंक्शन के अंदर के फंक्शन नहीं था, उसको कहते हैं इनर फंक्शन। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो ग्लोबल फंक्शन क्या होगा, पूरे मॉड्यूल में एक्सपोज होगा, उसको हर कोई देख रहा होगा और हर कोई उसे कॉल कर सकेगा। अच्छा, इसका स्कोप क्या होता है, एक हमारे पास ग्लोबल स्कोप होता है, एक ग्लोबल स्कोप होता है। ये आगे चल के और भी हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। ग्लोबल फंक्शन हैव अ मॉड्यूल लेवल स्कोप दैट कैन बी कॉल्ड बाय एनी कोड विद इन द मॉड्यूल एंड इफ इंपोर्टेड दे कैन बी यूज्ड एल्सवेयर टू। तो ग्लोबल फंक्शन हमारे पास वही, तो फिर मैंने बताया कि ग्लोबल फंक्शन हम किसी भी मॉड्यूल में रखेंगे तो वो पूरी फाइल में एक्सपोज होगा, उसे कोई भी कॉल कर सकता है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। 3 किस्म के हमारे पास फंक्शन होते हैं। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास क्या है, लेंथ, याद आया, लेंथ, सम, इंट, हाँ हाँ, जो भी हम फंक्शन डायरेक्ट कॉल करते हैं, लेंथ का था, एल करते था, और इंट था। प्रिंट भी हमारे पास वो फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। मुंह से ऐसे करोगे ना न्यू वर्ड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इससे थोड़ा। फंक्शन डिफाइंड इन बिल्ट इन मॉड्यूल। मॉड्यूल से फंक्शन कौन सा है जो हमने मैथ मॉड्यूल से अभी देखे, साइन, कोसाइन, लॉग। यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन अभी हमने बनाया ऊपर, सही है, ये हमारा माई फंक्शन है, ये डिफाइंड फंक्शन है। तो 3 किस्म के हो गए। कौन से हो गए, एक बिल्ट इन हो गए, एक मॉड्यूल्स के हो गए, और ये तो डिफाइंड हुए। देखिए ये प्रिंट भी जो हमारे पास है, ये ग्लोबल फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन। रैंडम डॉट रैंडम, ये हमने क्या करा, मॉड्यूल से इंपोर्ट करा और चलाया। ये कौन सा वाला है, मॉड्यूल का फंक्शन है। यूजर डिफाइंड माई फंक्शन, ये मैंने अपना खुद लिखा, आप इसे कॉल कर लिया तो ये माई फंक्शन। कौन सा हुआ, यूजर डिफाइंड हुआ। सिंटैक्स टू डिफाइन अ पाइथन फंक्शन, अभी हम ये पढ़ चुके हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है,
कि इस तरीके से हम लिखते हैं। क्या होता है ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। ये फंक्शन लिखने के लिए मैक्सिमम आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। आप पहले डेफ का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद फिर क्या आएगा, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, उसके दरमियान क्या आएंगे, पैरामीटर्स, उसके बाद कॉलन आएगा। फिर ये हमारे पास एक क्या आएगी, डॉग स्ट्रिंग। ये फंक्शन काम क्या कर रहा है, ये डॉग स्ट्रिंग लिखेंगे। फिर ये फंक्शन की बॉडी आ जाएगी, फंक्शन का सूट आ जाएगा के अंदर जो जो काम हो रहे होंगे उसके अंदर। और फिर जरूरी नहीं है ना कि पैरामीटर ऑप्शनल है, किसी में चाहिए किसी में नहीं चलना है। जैसा सिस्टम डॉट एग्जिट है, उसमें पैरामीटर आपको 0 1 करके देना पड़ता है कि आप एग्जिट क्या कर रहे हैं, एब्रप्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरे किसी फंक्शन में हमें जरूरत ही नहीं है। जैसा लॉक करने का फंक्शन है, तो लॉग में जरूरी है कि आप कोई चीज मुझे बताओगे तो मैं लॉक करूंगा ना उसको फाइल के ऊपर। और इसी तरह हमारे पास इसमें और जरूरी है और जरूरी नहीं है। जैसा एक्सेप्शन रेज करने के लिए आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। सही है मैसेज, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे अभी। तो एक फंक्शन बनाने के लिए ये चीजें हमारे पास जरूरत होती है कि डेफ का कीवर्ड आएगा, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, डॉट स्ट्रिंग, फंक्शन की बॉडी और रिटर्न एक्सप्रेशन। रिटर्न में आप क्या क्या उसको रिटर्न करवा। बात क्लियर। अब हमने यहां से सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करा एक फंक्शन के ऊपर और काम करा। सही है, चलिए ये अच्छा, इसमें मैंने एक देखी थी, सेमी कॉलन लगाते हैं तब भी ये चल जाता है। ठीक है, ये सेमी कॉलन जावा में लगा दूंगा। हाँ, ये लाइन टर्मिनेटर होता नहीं। ठीक है, क्या बोलते मैं तो कब से लगे आगे बल्कि स्टेटमेंट करनी लेना अंदर जाओ एक ही जगह पे। सेमी कॉलन। खैर, सेमी कॉलन के साथ भी ये चीज चल रही है। ठीक है, बहुत दफा मेरे यहाँ पे ना जावा लिखनी नहीं, तो वो जावा वाली चीजें आ जाती है और पीछे से चल जाती है, उसमें एक्सेप्शन आता है। यहाँ से बात क्लियर। पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू, नाम मैंने ये पहले हमने डिस्कस करा है डेटा टाइप में। करने का मैंने पास बाय वैल्यू। अच्छा देखिए, ये जो हमारे पास इंटीजर्स वगैरह होते हैं ना, ये होते हैं पास बाय वैल्यू। क्या आपने मुझे 5 दिया, मैंने 5 + 1 कर लिया, तो आपका 5 5 ही रहेगा, मेरे पास 6 हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल 5 5 चेंज नहीं होगा, 5 का 5 ही रहेगा, वो डिस्कार्ड हो गया, वो गार्बेज कलेक्ट हो गया, एक नई वैल्यू आ गई 6 और मेरे पास 6 पड़ी है। आपके लिए रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि आपने और मैंने एक ही चीज शेयर कर ली। जैसा हमने पानी की बोतल शेयर कर ली, अगर मैंने पी तो आपके लिए भी पानी कम हो गया, अगर आपने पी तो मेरे लिए भी वो पानी कम हो गया। आप इसको रिफिल करके ले आए तो मेरे लिए भी ये पूरी फुल हो गई बॉटल और आपके लिए भी हो गई। तो जो आप इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो मुझ तक भी विजिबल होगा, और जो मैं इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा वो आप तक भी विजिबल होगा। ये है पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू। बात क्लियर। अब हम इसको इन डिटेल देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, हमने एक फंक्शन बनाया, एक पैरामीटर वो x के नाम से ले रहा है और x की वैल्यू क्या कर रहा है 10। विद इन द फंक्शन अब x की वैल्यू प्रिंट करना। अब x की वैल्यू 0 आए, 100 आए, 1000 आए, जो भी आएगी हम x की वैल्यू क्या कर देंगे 10 कर देंगे। सही है। अच्छा, अब उसको इस फंक्शन को एक टेस्ट केस के अंदर चला के देखते हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा x, उसकी वैल्यू क्या दी 5, उसको हमने प्रिंट कराया ओरिजिनल लिख के। यहाँ क्या प्रिंट करेगा 5। मॉडिफाई वैल्यू के अंदर एक हमने पास करा, ये मॉडिफाई वैल्यू का फंक्शन है x, इसके अंदर क्या प्रिंट होगा 10। अब आफ्टर फंक्शन में क्या प्रिंट होगा 5 क्यों होगा, क्योंकि ये पास बाय वैल्यू था। सही है ना, इसकी बॉटम लाइन क्या है, इसको हम क्या कहेंगे पास बाय वैल्यू। ये पास बाय रेफरेंस नहीं था, तो ये बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा कि आफ्टर फंक्शन में क्या आएगा 5 आएगा। लिस्ट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो वैसे पाइथन के अंदर हर चीज है, सिर्फ हमें देखना है कि ये पास बाय वैल्यू होती है, पास बाय रेफरेंस होती है। अब जब हम लिस्ट देंगे तो लिस्ट पास बाय रेफरेंस होगी। एक बंदा चेंज करेगा, दूसरे को वो विजिबल होगा। अच्छा, एक हमारे पास फंक्शन देख लिया, डेफिनेशन मॉडिफाई लिस्ट। लिस्ट ले रहा है, उसमें अपेंड कर रहा है क्या 4।
विद इन फंक्शन लिस्ट हम प्रिंट कराएंगे, उसकी आईडी भी हम प्रिंट कराएंगे देखने के लिए कि आईडी इसकी क्या है, ऑब्जेक्ट की आईडी। जी ये बंदे बहुत हुए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, टेस्ट केस बनाते हैं और उसको चेक करते हैं। टेस्ट केस में हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई 1 2 3 के नाम से, उसको वैसे ही हमने प्रिंट कराया ओरिजिनल के नाम से और उसकी आईडी भी प्रिंट करवाई। मॉडिफाई लिस्ट में से लिस्ट को पास करा। मॉडिफाई लिस्ट का फंक्शन क्या कर रहा है, अपेंड कर रहा है। और आफ्टर फंक्शन हम लिस्ट प्रिंट कराएंगे तो क्या चीज प्रिंट होगी, 1 2 3 4। बाकी सब भी यही कह रहे हैं, 4 आएगा पीछे, बिल्कुल पीछे। हाँ, उसको देख लेते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। आप अपना जवाब दें, आएगा या नहीं आएगा। आएगा। पीछे जो बैठे प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करें आप लोग। आवाज आ रही है आप लोगों को, स्क्रीन सही से दिख रही है, ठीक है। आप लोग मुझे जवाब दें, इसमें 4 आएगा, आएगा। अब हम इसको चला के देखते हैं, क्योंकि लिस्ट जो है ऑब्जेक्ट पास बाय रेफरेंस होगी तो कोई एक चेंज करेगा, उसकी विजिबिलिटी दूसरे को भी आएगी। ठीक है, ये आ गई। आफ्टर के अंदर ये 4 आया ना। पहले हमने ओरिजिनल लिस्ट क्या बनाई थी, 1 2 3, उसकी आईडी हमने प्रिंट कराई, वो क्या है, उसके आखिरी के 7 डिजिट्स, आखिरी के 4 डिजिट्स 7 to 6 के। फिर हमने फंक्शन में उसे पास करा तो फंक्शन में अपेंड हुआ 4। ऑब्जेक्ट सेम है अभी भी, 7 2 6 4, ये वही ऑब्जेक्ट है ना। इसके बाद आफ्टर फंक्शन हमने वो लिस्ट प्रिंट करवाई फंक्शन के बाहर। अब भी वो हमें क्या दिखा रहा है, अपेंड हुई भी वैल्यू दिखा रहा है। सही है, वो 4 दिखा रहा है। यहां तक बात क्लियर, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है ना, ऑब्जेक्ट एक ही है वो। सही है, इसी तरह है, इसी तरह ही है। जैसा आप स्ट्रिंग के अंदर कर देंगे तो स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। तो वो एक नई स्ट्रिंग बना लेगा, एक नया ऑब्जेक्ट दे देगा। अब घर पे जाके आपका टास्क क्या है, इसको स्ट्रिंग के साथ खेल के देखें। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ एक परफॉर्म करके देखें और उसकी आईडी को प्रिंट करा लें। स्ट्रिंग में कोई चीज, आप कोई कैरेक्टर उसको अपेंड करवा लें या उसको रिमूव करवा लें और फिर उसको प्रिंट करवा के देखें कि फंक्शन के अंदर क्या हुआ, फंक्शन से बाहर क्या हुआ और फंक्शन से पहले क्या हुआ, और आईडी भी साथ में प्रिंट करवाना। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, कोई इशू इसके अंदर समझ में आ रहा है। आगे बढ़े हम। अच्छा, ये चीज हमने देखी थी, हेलो और डॉट फॉर्मेट, ये हमने कहाँ पढ़ा था, देखने कहाँ पढ़ा था, स्ट्रिंग में। जब हम स्ट्रिंग की क्लास पढ़ रहे थे ना, फॉर्मेट करने के हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं, तो तीन तरीके थे उसमें। एक परसेंटेज वाला था, एक ये था, और एक एफ स्ट्रिंग का। एफ स्ट्रिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, कन्वीनियंट है, इसीलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अच्छा, अब हम जो पहले हम क्या कह रहे हैं, अब तक फंक्शन बना रहे थे उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे। अब हम यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और इसके अलावा हमारे पास अनपैकिंग वगैरह, ये हम नीचे के कोड में देखते चले जाएंगे अब क्या काम हो रहा है इसके अंदर। एक हमारे पास प्रिंट इन्फो है, नेम और एज। अब हम नेम और एज प्रिंट करा रहे हैं फंक्शन के अंदर, और ये हम पास कर रहे हैं वैल्यूज को। यहां तक सिंपल है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब हम इसमें गलत पास करेंगे तो वो गलत भी प्रिंट कर देगा, तो इसका ख्याल हमें रखना है ना भी, क्योंकि पाइथन में तो कोई डेटा टाइप होती नहीं है, तो टाइप इंट लैंग्वेज है, स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेज तो नहीं है ये। तो आप स्ट्रिंग में या इंट पे स्ट्रिंग दे देंगे तब भी चल जाएगा, और इंट के अंदर स्ट्रिंग देंगे तब भी चल जाएगा। तो यहां पर हमने क्या करा, इंटरचेंज कर दिया कि नेम जो था हमारे पास स्ट्रिंग था, एज है हमारे पास इंट। अब एज के अंदर हमने वैल्यू दे दी आरएफ, और नेम के अंदर हमने एज दे दिया। तो ये सब कुछ चीजें चल रही हैं। अब हमारे पास एक ये प्रॉब्लम आई ना, अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होता है। जी नहीं, टाइप कास्टिंग नहीं, टाइप कास्टिंग तो दूसरी चीज है ना। हमें अगर कोई बंदा है, मुझे यहाँ पर
50 की जगह टपल दे दे, कोई डिक्शनरी दे दे, तो मुझे क्या मालूम है क्या ऑब्जेक्ट रहा है। या तो फिर सारे में एफएस लगाऊं, जितनी किस्म की डेटा टाइप होती है, तो पॉसिबल नहीं है। इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे आगे चल के देखते हैं। तो एक प्रॉब्लम हमने क्या देखी कि आगे पीछे वैल्यू कर दी तो चल गया। अब इसको सॉल्व किस तरह करते हैं, वो फिर हम टाइप हिंट देते हैं। अच्छा, टाइप हिंट से हमने क्या काम करा, यहाँ पर एक डेफिनेशन बनाई, ऐड की, और उसका एंड दो दिए, एंड और। अच्छा, यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि हमने टाइप हिंट्स के अंदर इंटीजर के अंदर फ्लोट दिया तो वो फ्लोट भी चल पड़ा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये सब हमारे पास प्रॉब्लम अभी आते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो होंगे, जब हम आइडेंटिक पढ़ेंगे तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो डेटा वैलिडेशन के लिए है। तो जहां पर इंट आना होगा वहां इंट आएगा, जहां फ्लोट आएगा वहां फ्लोट ही आएगा। इस तरीके की हरकतें वहां पर नहीं होगी जब हम आइडेंटिक यूज करेंगे। अनपैकिंग आइटरेबल्स, मैंने अनपैकिंग आपको इसमें फॉर के लूप में और ये भी बताया था पहले, याद है आपको। स्टैटिक करके हम उसको क्या करते हैं, अनपैक कर लेते हैं। जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन के साथ स्टैटिक करके हम कोई भी वेरिएबल दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ये NUMS नम्स लिखा हो, कुछ भी वेरिएबल नहीं हो सकता है। तो वो ये बता रहा होता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो अनपैक होगी यहाँ पर। तो जो भी वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू क्या चीज की होगी, देखा नहीं, हाँ टपल, उसको आप है ना थोड़े से ऊपर लेवल पे आके बोले। टपल तो स्पेसिफिक हो गया ना, टपल पे डिक्शनरी नहीं है क्या, फिर क्या लिस्ट नहीं है, आप कहे कलेक्शन। सही है, अपनी सोच को जरा एब्स्ट्रैक्ट करे, ऊपर की तरफ जा। आप कोई ऐसा वर्ड बोले जिसमें सब आ जाए, तो उसमें टपल भी आ गई, डिक्शनरी भी आ गई। सही है, और आपकी बनाई हुई कलेक्शन भी आ गई, यूजर डिफाइंड कलेक्शन, उसमें लिस्ट भी आ गई। तो अगर हमने कलेक्शन की बात करी तो उसमें सभी आ गया ना फिर। तो अपने आप को इस लेवल पे ले जाए और इस तरीके से बात करें। सही है, तो यहां पर होगी अनपैकिंग। अब अनपैकिंग किस तरह होगी, अच्छा अब तक जो मैंने पढ़ा है समझ में आया सब, पीछे वालों को आ रहा है समझ में, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अनपैकिंग देखें, सबसे पहले हम वैल्यूज को पास कर रहे हैं कॉमा सेपरेटेड। ये आप कॉमा सेपरेटेड देते चले जाएं। कोई कलेक्शन का मतलब है 1 to many, तो 1 to many के अंदर तो 1 to 100 भी हो सकता है, 1 to 10,000 भी हो सकता है, 10,000 उसके बाद 1 लाख और मिलियन, जो भी आप देना चाहें। तो ये आप जितनी वैल्यू देंगे कॉमा सेपरेटेड देते चले जाए, वो वेरिएबल, स्टैटिक वाला वेरिएबल इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर रख लेगा और उसको फिर इंटरनली अनपैक कर लेगा। दूसरी बात कि हम जब लिस्ट प्रोवाइड करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो हमें यहाँ पर स्टैटिक के साथ इसे बताना पड़ेगा कि मैं लिस्ट दे रहा हूं, इसको अनपैक करके ले जाओ अंदर। ये वाली चीज क्या थी, ये पहले से ही अनपैक फॉर्म में थी। ये वाली चीज क्या है कि ये लिस्ट है और इसको अनपैक करके फंक्शन के अंदर ले जाओ, तो हमने इसको स्टैटिक दे दिया। यहाँ पर बात क्लियर हो रही है। राउंड ब्रैकेट के साथ हम क्या बनाते हैं, टपल। टपल भी हमारे पास क्या चीज है, कलेक्शन है। हाँ कलेक्शन है, और कलेक्शन हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिक के साथ दे रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, इसे अनपैक करके फंक्शन के अंदर यूज करो। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं। पहला वाला क्या था, हमारे पास टपल आया। दूसरा भी हमारे पास क्या आया, टपल आया। ये कहाँ प्रिंट हो रहा है, फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर ये क्या चीज है, नम्स, स्टैटिक नम्स, और इसकी हमने टाइप, इसकी हम टाइप को गेट कर रहे हैं। तो इंटरनली क्या आ रहा है, टपल आ रहा है। चाहे आप अनपैक फॉर्म में दे तब भी वो अंदर टपल लेगा, आप लिस्ट को दे अनपैक करके तब भी अंदर टपल जाएगी, और टपल देंगे तब भी अंदर टपल ही जाएगी। यानी आप किसी भी तरीके से देंगे तो इंटरनली उसको क्या रिसीव हो रहा है, टपल रिसीव हो रहा है। बात क्लियर, आगे बढ़े। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ये है कि मैंने फंक्शन डिफाइन करते हुए मैंने हाँ पैरामीटर की वैल्यू बता दी। अगर कोई वैल्यू आए तो वो ओवरराइट करेगी, और अगर वैल्यू कोई ना दे तो ये 35 होगा। बात क्लियर, आगे बढ़े यहां से। स्लैश, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्लैश जो हमने लगाया ना, स्लैश से पहले जितने भी वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल इसी ऑर्डर में आएंगे, और इन वेरिएबल का नाम लेके भी आप कॉल नहीं कर सकते। सही है, जब आप किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर स्लैश इनकाउंटर करोगे तो क्या मतलब है इसका,
कि ऑर्डर इनका सेम रहेगा और इनको नाम लेके भी नहीं बुला सकते। जैसा मैं ये कह दूं कि x इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 8, मैं ये भी नहीं काम कर सकता। इसे हम क्या कहते हैं? पोजीशन ओनली आर्ग्यूमेंट। अब हम इसको अनकमेंट करते हैं और एरर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जब तक हम एरर नहीं देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज हो रही है। अनकमेंट टू सी एरर, और यह क्या कह रहा है? पोजीशन फंक्शन के अंदर x, y और z, ये एक तरीके से दे तो बिल्कुल सही रहा है, हमने कोई गलती नहीं करी है। हमने x को x बोला है, y को y बोला है, और उसकी वैल्यू भी हम सही दे रहे हैं। लेकिन पोजीशन ओनली आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या होता है? जब ये स्लैश आता है तो आप उसको नाम से नहीं बुला सकते, आप उसको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते, की वैल्यू की फॉर्म में उसे नहीं दे सकते। आपको किस फॉर्म में हमेशा देना है? उसको वैल्यू की फॉर्म में देना है। यहां तक बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। यूज केस को यार आपको टूल्स आप मालूम चल गए, आप मिस्त्री बनेंगे तो जब दरवाजा बना रहे होंगे तो उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। अब कहीं पर भी इसका यूज केस आ सकता है, लेकिन इन चीजों का यूज केस बड़ा कम आएगा। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमेशा आया हुआ। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट रीडेबल होता है, वो ह्यूमन रीडेबल होता है और बड़ा आसान होता है हर किसी के लिए समझ में। अब जैसा मुझे ये z की वैल्यू मालूम है तो मुझे z की वैल्यू पता है ना। अब मुझे ये नहीं मालूम कि ये 2 क्या चीज है, ये 1 क्या चीज है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये एक टूल हमें दिया गया है तो हम ये टूल को इस्तेमाल करेंगे। जब कभी भी इसको यूज करने की नौबत आएगी तो वो आपको खुद ही आइडिया आएगा कि इसको मैं यहाँ पर यूज कर लूँ। सही है? इसको नहीं, ऑर्डर वही रहेगा। आगे चल के हम देखेंगे ऑर्डर यही रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। आगे चल के आएंगे। एक इमेज मैंने डाली है कि बहुत बहुत सारे तरीके हैं, जैसा अनपैकिंग वाला स्टैटिक के साथ है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, पोजीशन है, पोजीशन ओनली आर्ग्यूमेंट है। तो ये सारे के सारे जब हमारे पास अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स हैं तो इनके ऑर्डर क्या होगा, इसको आप कहीं पर भी कोई भी चीज डिफाइन नहीं कर सकते। इसका एक ऑर्डर है, आगे चल के देखते हैं। यहां तक बात क्लियर? कि जब भी स्लैश इनकाउंटर होगा तो 2 बातें ध्यान रखनी। क्या? एक तो नाम से नहीं बुला सकते, दूसरा इनका ऑर्डर सेम रहेगा। सही है? ऑर्डर का मतलब ये कि जो हमने 1 दिया है वो x की वैल्यू है और ये जो 2 है वो y की वैल्यू है। हाँ, जहां पर आप नाम नहीं दोगे तो वो ऑर्डर में ही लेगा, लेकिन मैं एक्सप्लिसिटली आपको बता रहा हूं कि ये ऑर्डर इसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के अंदर हम ऑर्डर भी चेंज कर लेते हैं। जब आप किसी चीज का नाम दे सकते हैं ना तो नाम में आप आगे पीछे कर लेंगे। सही है? वो आगे की एग्जांपल में आएगी। यहां तक बात क्लियर? ये एरर किस तरह प्रोड्यूस हुआ, ये बात क्लियर? हाँ, वहां हम कर सकते थे, लेकिन वहां पर सिखाना मकसद था ना, तो पहले हम गलतियां, मैं आपको गलतियां करवा के बताऊंगा तो उसका सोल्यूशन आपको नीचे की तरफ लाके बताऊंगा कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक ही चीज में आपको सिखा दूं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो हर जगह ही चलता है तो वो सीखने का कोई फायदा नहीं है ना। बाकी टूल्स कैसे सीखेंगे हम? ये देखिए, लैंग्वेज सीखना है ना, जिस तरह एक एमबीबीएस की क्लास होती है ना, उसको ये भी मालूम है कि कैंसर किस तरह हो रहा है, उसको ये भी पता है कि बुखार है, उसको मालूम है दिमाग में क्या है। उसके बाद में स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? ये अच्छा, यही वाली चीज मैंने नेक्स्ट सेल के अंदर लिखी थी, ये एरर प्रोड्यूस करेगा, करके भी देख लेते हैं। वही एरर प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता सकूं कि क्या चीज है। अच्छा, स्टैटिक के साथ आ जाए। कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट, जब हम किसी फंक्शन के अंदर स्टैटिक लगा देंगे, देखिए बात गौर से सुन लीजिए। जब आप कोई फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन डिफाइन करते हुए हमने स्टैटिक लगाया, फिर कॉमा के बाद उसके वेरिएबल्स दिए, तो ये सारे के सारे वेरिएबल क्या हो जाएंगे? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे। कि हम इन पैरामीटर के नाम के साथ वैल्यू दे सकेंगे।
जैसा हम यहाँ चला के देख रहे हैं कि num1 जो है उसकी वैल्यू हमने 6 दी, num2 की वैल्यू हमने क्या दी 8, और num3 की वैल्यू हमने क्या दी 5। अब इसका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम जब नाम से बुला रहे हैं तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं ना। अगर मैं कहूँ कि यार पहले यानी कोई भी चीज मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं बिगर नाम से कह रहा हूँ, तो उसकी इंडेक्स सही प्रॉपर होनी चाहिए, तो मैं उसको दे सकूंगा ना। लेकिन अब जब मैं नाम के साथ किसी को दे रहा हूँ तो अब ऑर्डर मैटर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि अब मैं नाम के साथ कॉल कर रहा हूँ, चाहे मैं पहले थर्ड नंबर को कॉल कर लूँ या मैं पहले सेकंड नंबर को कॉल करूँ। नाम ना लिखे तो उसको करके देख लेते हैं। अभी यहाँ नीचे करके देख लेते हैं पॉज के फंक्शन में, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आपकी वाली बात उसको बिगैर नाम दिया करके देख लेते हैं यहाँ पर। बल्कि नीचे हमने लिखा हुआ भी है एरर में। अच्छा, ये पोजीशन फंक्शन के अंदर अब ये चीज देखने वाली है कि इसका ऑर्डर यहाँ चेंज करा हमने। num3 हमने सबसे पहले कॉल करा, फिर नंबर 1 हमने कॉल करा, और फिर नंबर 2 हमने लास्ट में कॉल करा। तो जब हम इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये चल जाएगा। सही है, जैसा ये चीज हमारी चल गई। जब हम कोई भी चीज स्टैटिक के साथ डिफाइन करते हैं तो वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो वो जरूरी है कि कीवर्ड के साथ ही कॉल किए जाए। अब यहाँ पर एक एरर आएगा हमारे पास, इसको जरा देखते हैं। चलो मैं आपको ना टाइप एरर, पोजीशन फंक्शन हमें टाइप एरर देगा, टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन। ये कह रहा है यहाँ पर आपने 0 दिया है मुझे, और फंक्शन में उसकी डेफिनेशन में क्या है 3 है। हम इसको प्ले करके देखते हैं कि यही प्रॉब्लम आती है, यही प्रॉब्लम है। टाइप एरर आया, टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन। हमने 3 वैल्यू तो दे दी है, लेकिन जब नाम के साथ नहीं दी तो इसने बोला कि आपने 0 दिया है मुझे, आपने मुझे 0 वैल्यू दी है वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की, और टाइप एरर रहा है। बात मुझे पता है मैं फर्स्ट नहीं, उसको पहले स्टार्ट में देना पड़ेगा कि इसके आगे आने वाले जितने भी वेरिएबल है वो इस तरीके के वेरिएबल है। वो नहीं, अब इसके ऊपर ऑर्डर बताऊंगा नीचे आगे के सेल्स में, उसका ऑर्डर में बताऊंगा। इसका एक ऑर्डर है, इसको डिफाइन करने का ऑर्डर है। अगर वो ऑर्डर आगे पीछे करेंगे तो चीज नहीं चलेगी। बात क्लियर नहीं आता, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एक है वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट ये है कि आप उसमें देते चले जाएं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देते चले जाएं नाम के साथ, हालांकि वो नाम ही डिफाइन नहीं किया हमने, लेकिन ये पाइथन उसे भी ले लेंगे। हमारे जैसे एक हमने अच्छा, ये तो डेफिनेशन आ गई इसकी। अच्छा, फिर एक स्टेरिंग ये भी टपल आ गया यहाँ पर। अच्छा, क्या है, देखिए दो हमने पैरामीटर डिफाइन करे, एक नॉर्मल पैरामीटर हमने डिफाइन करा, और एक हमने क्या करा अनपैकिंग वाला स्टैटिक लगा के, और हम उसको इस तरीके की वैल्यू दे रहे हैं। तो 70 कहाँ पर आएगा, पहले वाले वेरिएबल का, और ये बाकी 60 50 70 90 कहाँ जाएंगे, ये टपल बन के कहाँ चले जाएंगे, टपल बन के वेरिएबल टपल के पैरामीटर में चले जाएंगे। जी ये मुझे टाइप स्क्रिप्ट नहीं आती। हाँ, मुझे नहीं पता उसके बारे में कि उसको मैप किस तरह करेंगे। जी मेथड था, तो अगर ये फंक्शनैलिटी उसकी सेम है तो बिल्कुल इसी तरह ही होगा। मल्टीपल आइटम लेगा, फंक्शनैलिटी उसकी डिफरेंट है। अच्छा, अभी चले उसके अगर सीखने बैठेंगे हमारा टाइम निकलेगा। क्या मुझे टाइप स्क्रिप्ट नहीं आती तो मुझे पता नहीं है। 70 जो है हमारे पास पहले वाले पैरामीटर में आ गया, और बाकी ये सब टांग गए टपल के अंदर अनपैक हो गए। तो प्रिंट जब मैंने इसे कराया तो जो आर्ग्यूमेंट 1 प्रिंट कराया, आउटपुट इज आर्ग्यूमेंट 1। तो आर्ग्यूमेंट 1 हमारे पास क्या आ रहा है, और हमारे पास ये क्या आ रहा है 10। उसके बाद हमने क्या करा, स्टैटिक के साथ वेरिएबल प्रिंट कराए। तो 60 50 70 की वैल्यू किस में जा रही है, वो टपल बन के जा रही है
इसमें वेरिएबल टपल के पैरामीटर में। यहाँ तक बात क्लियर। पाइथन फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। अच्छा, रिटर्न वैल्यू ये भी इसको ज्यादा कोई डिस्कस करने की जरूरत है। रिटर्न वैल्यू है कि हम फंक्शन हम रिटर्न करवा रहा है कोई, जो हमने उसकी बॉडी में परफॉर्म कराया उसकी वैल्यू को लेके हम रिटर्न करवा रहा है। जैसा हमने ऐड का एक फंक्शन बनाया और 2 पैरामीटर हमने जब इसमें पास करे तो वो हमें क्या कर रहा है, इन दोनों को ऐड करके प्लस करके उसका प्रोडक्ट दे रहा है हमें, उसका रिजल्ट दे रहा है हमें। एनोनिमस फंक्शन, लैम्डा फंक्शंस, ये आप लोगों ने यूज करे लैम्डा फंक्शंस। लैम्डा फंक्शन होते हैं इनलाइन, होते हैं उसी जगह डिक्लेयर करा वही खत्म हो गया। It's easy. Wait. क्या होते हैं, इनलाइन फंक्शन होते हैं, जहां इस्तेमाल करा वहीं पर ही खत्म। इसको किस तरह हम डिफाइन करते हैं, लैम्डा लिख के, कीवर्ड लिख के हम उसके वेरिएबल लिखेंगे, कॉलम लिखेंगे, फिर हम एक्सप्रेशन देंगे और फिर उसको हम आंसर ले लेंगे। जी, स्विच स्टेटमेंट देंगे। हमने स्विच स्टेटमेंट नहीं पढ़ी थी ना, बड़ी अच्छी बात है। सॉरी, मैं आपकी बात कंटिन्यू करता हूँ अभी लेके। वहां पर हमारे पास है मैच केस। मैच केस मैंने देखें, ये जो हमने बनाई हुई है ना, इसमें मैंने ना अपेंडिक्स का एक फोल्डर बनाया। नीचे था एक ऊपर कर दिया। उसके अंदर जो चीज मुझे लगती है कि ये बतानी चाहिए, और ये कोर्स से हटके, क्योंकि कोर्स तो फिर हम डालते चले जाए, पूरी पायदानी पढ़ ले तो बहुत कुछ है पढ़ने को, तो बहुत ही कुछ है। जो मुझे लगता है कि हमारी पढ़ाई का एक्सटेंशन हो सकता है कि ये चीज पता हो, पर ना पता हो तो कोई मसला नहीं है। तो वो चीजें मैंने यहाँ पर डाली है, जैसा कि पास स्टेटमेंट कहाँ कहाँ लग सकता है। पाइथन के अंदर हमारे पास मैच केस है, जैसा स्विच केस होता था जावा के अंदर, और शायद जावास्क्रिप्ट वगैरह में भी होता था स्विच केस, वैसे यहाँ पर है हमारे पास मैच केस। लेकिन ये मैच केस बड़ा जबरदस्त किस्म का है, ये एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट कर लेता है। वहां तो हमारे पास सीधी सीधी वैल्यू होती थी कि हमने 1 2 3 करके केसेस डिफाइन करे, तो जो वैल्यू आएगी 1 2 3 वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, या स्ट्रिंग में जो वैल्यू आएगी उसको मैच करके केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चलती है एक्सप्रेशन, तो बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर पैटर्न्स को वो चलाता है कंपेयर करके, तो इसको जरा पढ़ लीजिएगा। ये कितने लोगों ने देखी है अब तक? बाकी लोग घर जाके प्लीज देख लीजिएगा। ये कहाँ पर है? अपेंडिक्स में। ठीक है, हमारे पास टोटल अब 18 लेसन हो गए, और 18 लेसन के बाद ये अपेंडिक्स है, इसके अंदर ये सब चीजें रखेंगे। अच्छा, सॉरी, आपकी बात क्या कह रही थी? नहीं, हाँ हाँ, वो उससे कंपेयर करें तो हो सकता है जी, यूज करना चाहिए। नहीं, वो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि हमने वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ी थी एक दफा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कहीं पर जब हम माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं कहीं पर, तो हमारे पास मेमोरी ना केबीज के अंदर होती है, तो हमें एक एक वेरिएबल नेम लिखते हुए भी सोचना पड़ता है कि ये कितनी मेमोरी की स्पेस ले। तो उस जगह पर इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती है, जो बहुत कंसाइज किस्म की होती है, समझने में जरा प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो आपको एक बेनिफिट ये दे रही होती है कि मेमोरी कम यूज करती हो, तो ये उस जगह होता है। वैसे आप जब प्रोफेशनल कोडिंग की तरफ जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें आप रेयरली यूज करेंगे, और कुछ चीजें हैं जो हमेशा ही इस्तेमाल होंगी। वो तो जब उसकी फंक्शनैलिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लैम्डा फंक्शन इतना आसान नहीं है, लिखने में आसान है, रीडेबिलिटी उसकी थोड़ी मुश्किल है।
वो सही है। ना प्रोग्राम ही है प्रोजेक्ट नहीं तो ये हमने लैम्डा फंक्शन एक बनाया, ये हमने एक फंक्शन बनाया और फंक्शन बनाने के बाद उसे हमने कॉल करा। फंक्शन जब हम बना रहे तो उसको कहाँ रख रहे हैं हम, कहाँ रख रहे हैं, वेरिएबल में। वेरिएबल में कोड को रीड करें, ये हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन कहाँ रख दिया, वेरिएबल में। और वेरिएबल के साथ हमने क्या काम करा, उसके साथ हमने ब्रैकेट लगा के उसको दे दिया, उसका अपना नाम नहीं है। इसको हम एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर जी। कौन सा एक्सप्रेशन फंक्शन, मुझे एग्जैक्टली ये नाम नहीं मालूम कि इसको फंक्शन एक्सप्रेशन कहते नहीं कहते, लेकिन उसको एनोनिमस फंक्शन जरूर कहते हैं। बनने से पहले तो किसी भी चीज को हम कॉल नहीं करवा सकते, लेकिन ये एनोनिमस फंक्शन होता है कि जिस जगह बनता है उसी जगह खत्म ही हो जाता है। नॉर्मल फंक्शन को तो हम कॉल कर सकते नहीं, क्योंकि नॉर्मल फंक्शन तो नेम के साथ डिफाइन हो जाता है ना। यहाँ पर तो हमने इन लाइन करा, फटाफट बनाया और खत्म कर दिया ना। देखिए हम कहीं और तो कॉल कर रहे हैं ना, उसको नेक्स्ट लाइन में तो कॉल कर रहे हैं, लेकिन इसका जो हमने बनाने का तरीका रखा है वो लैम्डा की वजह से उसका सिंटेक्स बहुत छोटा हो गया। वरना वहां पर डेफ का कीवर्ड लगाओ, वेरिएबल नेम दो, यहाँ पर तो वेरिएबल नेम भी नहीं है ना इसका। लैम्डा का तो खुद वेरिएबल नेम नहीं है ना। इसको तो हम किसी जगह इन लाइन भी डिफाइन करके चला के खत्म कर सकते हैं ना। ये हमने इसको वेरिएबल के अंदर रख लिया है समझाने के लिए आपको कि इस तरह कॉल करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट ये लैम्डा भी तो प्रिंट के अंदर ही लिख सकते हैं कि जहां लिखा वहीं खत्म हुई है। हाँ, फिर वो हमारा मकसद ही ये होगा ना कि हमको स्टोर पे तो नहीं करना ना। जहां पर हमारे पास मेमोरी केबीज के अंदर है तो वहां इस तरह की चीजें हमें लिखनी पड़ेगा। और ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है इतना लैम्डा, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे ज्यादातर, लेकिन कई कई जरूरत पड़ जाएगी तो इस्तेमाल भी करेंगे उसे। अच्छा देखिए, लैम्डा की एक एग्जांपल हमने ये बनाई है यहाँ पर कि ये देखिए, एक हमारे पास डिक्शनरी का जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, इसमें हम सॉर्ट का एक मेथड कॉल कर रहे हैं। और देखिए सॉर्ट के मेथड में की क्या पास कर रहे हैं, उसी वक्त हमने एक फंक्शन बना के काम करा और फंक्शन खत्म हो गया। पर इसकी एग्जांपल ये समझ में आई, ये सिर्फ जहन में आपको रखनी है, इस्तेमाल कम ही होगी, लेकिन हमें पता जरूर होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में तो आएगी, है ना। तो हमें चीजें पता जरूर होनी चाहिए। इसकी फंक्शनलिटी यहां से क्लियर हो गई आपको कि कैसे हमने एक इनलाइन फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन बनाया और बनाते ही वो खत्म भी हो गया, उसने अपना काम करा और खत्म भी हो गया। अब कोई रेफरेंस हमारे पास इसका नहीं बचा। बात क्लियर। इसको हम चला के भी जरा देख लेते हैं, इसने अपना काम भी कर दिया इतना। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तक तो हम फंक्शन पे हैं और हमें कितना कुछ काम करना था और 8:30 हो गए। ओह, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इसको मैंने पहले आपको बताया कि ग्लोबल होता है, लोकल होता है, ब्लॉक। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ये टोटल जो है ये ग्लोबल है, ये टोटल क्या है हमारे पास, लोकल है। यहाँ पर जो काम होगा वो ग्लोबल में नजर नहीं आएगा। तो ग्लोबल हमने क्या करा था, 0 रखा था। जो हमारे पास लोकल था, लोकल के अंदर हमने वैल्यू दी 10 और 20 प्लस करने के लिए, तो वो 30 हो जाएगा लोकल वाला। और ग्लोबल क्या होगा, 0 ही रहेगा। आखिर में जब हमने टोटल कॉल करा ग्लोबल वाला तो वो 0 ही रहा। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, आर्बिट्रेटरी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डबल स्टैटिक। अब हमने सिंगल स्टैटिक देखा था और अब हम डबल स्टैटिक देख रहे हैं। देखिए डबल स्टैटिक में सिर्फ ये होता है कि हम फंक्शन के अंदर, हाँ डिक्शनरी इसको दे देते की वैल्यूज के साथ। ये हमने फंक्शन डिफाइन करा और फंक्शन की सिग्नेचर में हमने क्या लिख दिया, डबल स्टैटिक और वेरिएबल नेम।
इसका मतलब ये है कि ये अपने अंदर की वैल्यू की फॉर्म में अनलिमिटेड पैरामीटर्स ले ले। ये भी अनपैक होगा लेकिन ये की वैल्यू की फॉर्म है, की वैल्यू की फॉर्म में ये बात है। कि जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो हम आर्बिट्रेटरी कीज दे सकते हैं। ये पैरामीटर हमने डिफाइन ही नहीं करे फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर। अपने मर्जी के हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो नाम जो होने चाहिए तरीके के नाम होने चाहिए ताकि समझ में आए। जैसा यहाँ पर हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखा, फिर हम क्या कर रहे हैं जब दूसरी दफा हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वहां पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोर्स डे टाइम सब लिख दिया हमने। उसके आगे भी फिर हम और भी लिखते चले जा रहे हैं। यहां तक बात क्लियर? ये इसके प्रिंट आउट आ गया पूरा का पूरा हमारे पास। यहां तक बात क्लियर? एडमिन के ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ इन दो जगह हम क्या काम कर रहे हैं, जब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन के अंदर ही पैरामीटर्स भी लिखते चले जा रहे हैं। तीसरी लाइन में हम क्या काम कर रहे हैं, पैसे कब निकाल रहे? नहीं तीसरी लाइन ये क्या काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, हम डिक्शनरी अनपैक कर रहे हैं। जैसा हम पहले लिस्ट को अनपैक कर रहे थे ना, वहां हम क्या लगा रहे थे, सिंगल स्टेरिक। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डबल स्टेरिक लगा रहे हैं। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या याद रखना है, डबल आएगा। जब वहां पर टपल हम काम कर रहे होंगे, टपल या लिस्ट दे रहे होंगे तो क्या करेंगे, तो सिंगल हम लगाएंगे। इसका नहीं, मेरा नहीं है। आगे बढ़े। अच्छा, जेनरेटर फंक्शन हम देख लेते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना, मैं आपको इसको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली जेनरेटर फंक्शन होता क्या है। जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते तो फंक्शन पूरा चल पड़ता है, पूरा चल जाता है। अगर उसमें 1 मिलियन का फॉर लूप हो तो जब भी आप फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या 1 मिलियन तक वो एग्जीक्यूट करने के बाद आपको दे देगा रिटर्न? ये काम करेगा ना। अगर मैंने एक फंक्शन कॉल करा, उसके अंदर 1 मिलियन तक की वैल्यूज थी और फॉर लूप था उसमें, तो जब भी मैं कॉल करूंगा तो हर बार क्या होगा, सीरियस बात है, मैंने लास्ट मैसेज ये सही था कि यार भाई लोग टैग करने के यार लाइन यार इग्नोर कर रहे हैं लोग। बहुत बड़े बहुत बड़े मार गए बड़े चले में देखो, लेकिन प्रिंसिप टैग की तो मैं जाम छूले नहीं हम जब तक हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं तो डेटा एनालिसिस के अंदर तो फिर इसी तरह ही होता है। पूरे आपको छुट्टी मारेंगे। पता होगा बस कंप्लेन नहीं होने वाले स्कूल जाएंगे। जी एडमिन डिपार्टमेंट ही इंटरनेट चला गया केबल में से, और ये ना तो मैं ये चेक कर लें। आपकी रिस्पांसिबिलिटी आपको उसमें ना देखिए जेनरेटर फंक्शन के अंदर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अबे जाओ यील्ड। सुनता है ना तारिक बसु ये लड़के ने अच्छा बताया देखिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिफाइन करा और हमने 3 मर्तबा यील्ड की वैल्यू रख दी। हर बार जब हम कॉल करेंगे ना तो वो पहला वाला यील्ड चलेगा, दूसरी दफा कॉल करेंगे तो दूसरा वाला यील्ड चलेगा, फिर तीसरा वाला चलेगा। सही है। हाँ, रिटर्न की तरह काम करना, तो रिटर्न में तो पूरा का पूरा मेथड एग्जीक्यूट होता है ना, ये रिटर्न की तरह काम नहीं कर रहा, ये अपने आप को पॉज करता है। हर कॉल पे एक स्टेप लेगा और पॉज करेगा, एक स्टेप लेगा पॉज करेगा। सही है, अपने आप को ये पॉज करेगा। अब इसको हम चला के देखते हैं कि ये सिंपल जेनरेटर को जब हम कॉल करेंगे तो क्या करता है, ये 1 बाय 1 वैल्यूज हमें देगा। जैसे ये फॉर के लूप में हमने लिख लिया ऐसे, और पहले हमने क्या कहा, इसको हमने प्रिंट करा, इसकी टाइप ले हुई है। कुछ भी मुझे ना थोड़ा बहुत तो बता देंगे बस, ये नजर ही यहाँ तो बाबा वहाँ ना जब तो मैंने कहा कुछ नहीं क्लास पे ऐसा है तुम आगे बोले टोकन जाके ना वापस जाओ। अच्छा, अब हम इस